बॉन्डिंग। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड से भी पहले हम लोग केमिकल बॉन्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि केमिकल बॉन्ड मतलब कोई बॉन्ड होगा, कोई फोर्स होगा। याद रखो, केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो कोई भी नेट फोर्स नहीं होता। जैसे अगर इससे पहले तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो वहां पर एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन में काम आता है। मगर केमिकल बॉन्ड में जब कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो इस तरह का कोई सर्कुलर मोशन नहीं होता, क्योंकि केमिकल बॉन्ड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं बनता। केमिकल बॉन्ड एटम्स के बीच में बनता है, दो एटम्स के बीच में। और दो एटम में तुम्हें पता है, एटम में पहले से नेट चार्ज कितना है? 0 है। तो फोर्स तब होगा जब कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मगर एटम में तो पहले से कोई नेट चार्ज है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहली बात ये समझ लो कि जो केमिकल बॉन्ड बनेगा वो एटम्स के बीच में बनेगा, और एटम में पहले से कोई नेट चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट तरह के केमिकल बॉन्ड। पहला होता है इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड। ऑब्वियसली इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड, एटम पे पहले से कोई नेट चार्ज नहीं है। ठीक है, सो दिस इज बिटवीन द एटम। सो इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड। इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिख लो यहाँ पे कि बॉन्ड बिटवीन बिटवीन टू एटम्स, टू एटम। तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई चीज नहीं आएगी, है ना। मतलब नेट फोर्स जैसी कोई चीज नहीं होगी। नेट फोर्स बैलेंस होगा हमेशा। जब बॉन्ड बनता है तो नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, क्योंकि अगर कोई नेट फोर्स होगा तो वो चीज एक्सेलरेट करेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है और सर्कुलर मोशन करता है, मगर जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो ऐसा कोई मोशन नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक एटम दूसरे एटम के अराउंड रिवॉल्व करेगा, कुछ नहीं ऐसा होता। या एक एटम दूसरे एटम के बीच में बॉन्ड की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पहली बात ये दिमाग में रख लो कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। तो ये चीज थोड़ी सी इस वीडियो के एंड तक क्लियर होगी। तो पहले हम कुछ बेसिक चीजें देख लें कि बॉन्ड इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं। इंटर एटॉमिक बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड होंगे? एक होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, आयंस होंगे। वो आयन कैसे बनेंगे, कैसे ये बॉन्ड बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम टाइप देखते हैं। तो ऑब्वियसली आयनिक से नाम क्लियर है कि ये जो बॉन्ड बनेगा उसमें आयंस क्रिएट होंगे। तो आयनिक बॉन्ड में आयंस क्रिएट होंगे। एंड नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में आयंस क्रिएट नहीं होते, है ना। कोवेलेंट मतलब एक तरह से कुछ शेयर करते हैं, शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है। इट इज कोवेलेंट, दैट इज बॉन्ड ड्यू टू शेयरिंग। पहला वाला जैसे हो गया बॉन्ड ड्यू टू आयंस, है ना, सिंपल। नाउ और भी, मतलब ये जो दो बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड नहीं है। वो कौन से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे एनसीईआरटी तो कंसीडर ही नहीं करती कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हम इसको देखेंगे थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और दूसरा है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसको जब हम मेटल पढ़ेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमने पढ़ा इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। इंटर एटॉमिक में आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। तो इसको हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड।
ऑब्वियसली नाम से क्लियर है। जैसे पहला हो गया इंटर एटॉमिक बॉन्ड, मतलब एटम्स के बीच बनेगा। और ऑब्वियसली जब एटम के बीच बॉन्ड बन सकता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच क्यों नहीं बन सकता? ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एटम पे भी नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। मॉलिक्यूल पे भी नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बॉन्ड बन सकता है। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिख लेते हैं पहले बिटवीन मॉलिक्यूल्स, है ना। ये बेसिकली 5 टाइप के होते हैं जिनको हम वंडरवॉल्स फोर्सेस कहते हैं। तो यू कैन से कि वंडरवॉल्स फोर्सेस 5 टाइप के होते हैं। एंड दीज आर वीक फोर्सेस। जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं वो मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक होंगे। और ये वंडरवॉल्स फोर्सेस यहाँ पे लिख लो, वंडरवॉल्स फोर्सेस, दीज आर 5 टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। इसको हम जब लोग वंडरवॉल्स फोर्सेस अलग से पढ़ेंगे कभी तो डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंटरमॉलिक्यूलर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंटरमॉलिक्यूलर की कैटेगरी में आता है। तो इसमें ये 2 टाइप में हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर और ये इंट्रामॉलिक्यूलर। इज इट क्लियर? एक तो ये मॉलिक्यूल के अंदर भी बॉन्ड बनता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर होता है। इज इट क्लियर? मतलब यू कैन से कि मॉलिक्यूल के अंदर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। एंड नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में। इज इट क्लियर? मॉलिक्यूल्स के अंदर मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में, और इंट्रामॉलिक्यूलर अलग डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड दीज ऑल आर वीक बॉन्ड्स। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह सकते हो इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, वीक बॉन्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन की चीजें हो गई, समझने की चीजें हो गई। अब आते हैं मेन बात पे, बॉन्ड बनता क्यों है? एटम और मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड क्यों बनता है? तो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका सोचो क्या आंसर होगा। इसका आंसर जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि कोई भी चीज होती क्यों है। कोई भी चीज जैसे अगर हमने एक पार्टिकल ड्रॉप किया तो वो अर्थ की सरफेस पे आता क्यों है? क्योंकि ऊपर जहां से तुमने ड्रॉप किया उस पार्टिकल को, वहां पर वो स्टेबल नहीं है। वहां पर वो छोड़ दोगे तो मूव करके अर्थ की सरफेस पे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो एक जो टेंडेंसी है, जो ह्यूमन टेंडेंसी भी है, जो प्रैक्टिकल नेचुरल टेंडेंसी भी है, सिस्टम की जितनी भी चीजें हैं, सिस्टम मतलब सिस्टम में हम लोग भी आ गए, सिस्टम में पार्टिकल्स भी आ गए, तो कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करता है। तो सिस्टम की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो स्टेबिलिटी अटेन करने की है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड, चाहे वो इंटर बॉन्ड हो या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड हो, इसलिए बनता है क्योंकि सिस्टम स्टेबल होना चाहता है। सिस्टम स्टेबल होना चाहता है। तो तुम कह सकते हो टू अटेन द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कब अटेन होगी? अगर सिंपल सी जो हमने फिजिक्स में एग्जांपल लिए कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, जैसे अर्थ के केस में जीरो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पे लेते हैं, है ना, नॉर्मली। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और मॉलिक्यूल के केस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी वो हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कि ठीक है, जब हमने कोई पार्टिकल ड्रॉप किया तो अर्थ की सरफेस पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है तो। वेरिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स में इतना डिटेल में नहीं जा रहे, मगर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है तो अर्थ की सरफेस पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो जो पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करके स्टेबल होना चाहता है। एनर्जी को मिनिमाइज करके स्टेबल होना चाहता है। याद रखो, कोई भी सिस्टम अपनी को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे अगर तुम मतलब
स्टेबल होना चाहते हो तो भाग दौड़ ज़्यादा करोगे, तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो तुम स्टेबल नहीं हो सकते। स्टेबल होने के लिए एक जगह पे बैठे होना होगा। यानी स्टेबल अगर तुम आराम से हो, मतलब बैठे हो फिर भी स्टेबल नहीं हो, अगर सो रहे हो तो और भी स्टेबल हो, तुम्हारी एनर्जी और भी कम है। तो जितना तुम एनर्जी रिलीज करते जाओगे, एनर्जी कम करते जाओगे, स्टेबल होते जाओगे। तो जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या इंटर एटॉमिक फोर्स है, वो अपने आप को इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि वो स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी से क्या होगा, स्टेबिलिटी अटेन होगी, तो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे ये करेंगे स्टेबिलिटी अटेन, वो समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सिंपल है, कॉज लिख लेते, कॉज ऑफ बॉन्डिंग, कॉज ऑफ बॉन्डिंग। तो दैट इज यू कैन अटेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अटेन करने की जो पहली चीज है, यानी जो थोड़ा सा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग समझे, फिर हम फोर्स के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। स्टेबिलिटी अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग समझे, तो जो पीरियोडिक टेबल के इस लास्ट ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है, लास्ट ग्रुप के एलिमेंट, यानी यू कैन से कि अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल हमेशा तुम्हारे पास होनी चाहिए, है ना। आई थिंक पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी नॉलेज होगी, है ना। तो इसमें जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं उनको पीरियड्स कहते हैं, है ना। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, लाइक फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप। वैसे मतलब शायद तुम्हें पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन हो, पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो, बट हमेशा केमिस्ट्री में हमेशा पीरियोडिक टेबल या तो सामने होनी चाहिए, या तुम नेट पे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ डायनेमिक पीरियोडिक टेबल, इसका यूज कर सकते हो। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, तो इसमें जो लास्ट ग्रुप के एलिमेंट है ना, 18th ग्रुप के एलिमेंट है, तो 18th ग्रुप के जो एलिमेंट है वो कुछ नहीं करते, इनर्ट रहते हैं, है ना, एकदम शांत रहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब शांत एलिमेंट है, ठीक है। ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, करेंगे भी तो बहुत मुश्किल से रिएक्शन करेंगे, तो इनको कहते हैं इनर्ट गैसेस। तो अब ये मान के चलो कि इनर्ट गैसेस इनर्ट होती हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो हम ये समझने की कोशिश करें ये क्यों रिएक्शन नहीं करती, क्यों रिएक्शन नहीं करती। क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम देखना शुरू करें हीलियम नियॉन से। जैसे अगर ये कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं हम, नियॉन का देखते हैं 2-8 है, आर्गन का 2-8-8 है, हीलियम का 2 है। तो इन सारे इनर्ट गैसेस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, क्रिप्टन का 2-8-18-8 है, तो सबके बाहर के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये इनर्ट है। ऑब्वियसली जो इनर्ट होगा, जो एक्टिव नहीं होगा, वो स्टेबल होगा, सिंपल सी बात है। जो एक्टिव नहीं है वो स्टेबल है, मरा पड़ा हुआ एकदम, ठीक है। और इन 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 इनएक्टिव लोगों में खास बात क्या है, या स्टेबल लोगों में खास बात क्या है, कि इनका लोगो मतलब यहाँ पर ये एलिमेंट्स है, इनका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 8 है। सबकी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो हम ये एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि बाकी जितने भी एलिमेंट हैं ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो एक जो पहली चीज दिमाग में रख सकते हो कि केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाए, और स्टेबिलिटी लाने के लिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो कि क्या है, बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये पहली चीज है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में इसको ले सकते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फिजिक्स के अकॉर्डिंग कंसेप्ट से देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से देख लेते हैं ना, जो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी तुमने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। तो इसके लिए हम दो एटम बनाते हैं, दो एटम बना लिए हमने, ये बन गए एटम, दो एटम है। तो एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यस, ठीक है। तो ये तो ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स होगा,
रिपल्शन। सेम नेचर के चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन फोर्स होता है। तो अगर हम किन्हीं दो एटम की बात करें, ये दो एक टाइप के एटम ले लिए, तुम डिफरेंट टाइप के एटम भी ले सकते हो। तो दो एक टाइप के एटम फिलहाल समझने के लिए, तो क्योंकि एक टाइप के एटम्स के बीच भी बॉन्ड बनता है, तो बेसिक एग्जांपल के फॉर्म में तो हमने एक टाइप के एटम ले लिए। तो क्या होगा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा, रिपल्शन फोर्स होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन फोर्स होगा, सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन कर देता हूँ मैं, है ना, बी, बी की जगह प्रोटॉन कर देता हूँ, प्रोटॉन, ठीक है, बी लिखा, बी का मतलब प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होगा, दैट विल बी अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली में जब ये रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होंगे तब बॉन्ड बनेगा। मतलब बॉन्ड में एग्जैक्टली कोई नेट फोर्स नहीं होता। बेसिकली क्या होगा कि अगर सपोज करो दोनों टाइप के फोर्स है, अगर दो एटम ले लिए तो अट्रैक्शन भी होगा रिपल्शन भी होगा, दोनों टाइप के फोर्स हो रहे हैं, अट्रैक्शन भी हो रहा है रिपल्शन भी हो रहा है, ठीक है, रिपल्शन भी है अट्रैक्शन भी है। तो ये बेसिकली इनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है, तो शायद तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको पढ़ोगे 12th क्लास में, कि ये चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होता है वो उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब चार्जेस के बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो है ही, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स है वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो जब ये एटम दूर होते हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब ये क्यों अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो ये फिलहाल डेप्थ में जाओगे तो पता लगेगा, वो बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, मगर ये हमेशा ऐसा ही होता है, तो इसको दिमाग में रखोगे। एक कॉमन तरह का ग्राफ आता है, वो हम अभी डिस्कस कर देंगे। तो जब ये एटम या मॉलिक्यूल में भी वैसे ही आता है, तो ये एक ही पैटर्न होता है, इसी तरह का पैटर्न होता है सब में, चाहे वो इंटर एटॉमिक हो चाहे वो इंटरमॉलिक्यूलर हो। तो इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर कोई भी फोर्सेस की बात करें, जब ये एटम और मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, दूर होते दूर होते दूर, फिर ये जब पास आते हैं तो रिपेल करते हैं। दूर आओगे तो, ठीक है, दूर रहोगे तो पास बुलाने की कोशिश होगी, और पास आओगे तो दूर भगाने की कोशिश होगी, ठीक है। तो हमें ऐसी जगह पे रहना है जहां पे ना कोई दूर बुलाए ना पास बुलाए। मतलब क्या हुआ, जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बराबर हो जाए। याद रखो, जब कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बराबर होते हैं, वहां पर केमिकल बॉन्ड होता है। और इसको हम स्टेबिलिटी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर जहां पर रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स बराबर होता है, यानी नेट फोर्स जीरो होता है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है, मिनिमम होती है। तो ऑब्वियसली बॉन्ड जो बनता है, वो बॉन्ड से कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉन्ड बन गया मतलब किसी ने खींच लिया, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, बॉन्ड खींच लिया नहीं, बॉन्ड खींचने वीचने से कोई मतलब नहीं है। बॉन्ड बनने का मतलब है एनर्जी को मिनिमाइज करना, एनर्जी को। और यहाँ पे मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात ना करें, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, वैसे मॉलिक्यूल और एटम थोड़े बहुत तो मूव करते हैं, बट फिलहाल इफ यू नेग्लेक्ट द काइनेटिक एनर्जी, इस केस में खाली पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो बॉन्ड इसलिए बनता है कि एनर्जी को मिनिमाइज करना है। एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है। तो इसी चीज को हम, तो बॉन्ड तब होगा, यानी जब बॉन्ड नहीं होगा तो या तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल या एटम, जो चीज एटम के लिए सही है वो मॉलिक्यूल के लिए भी सही है, तो एटम और मॉलिक्यूल पास में आएंगे, ठीक है, या बहुत पास आ जाएंगे तो दूर चले जाएंगे। मगर जहां पर बॉन्ड बनेगा वहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। इसको हम ग्राफ एक निकालता हूं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। या दिस इज द ग्राफ। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत की है, उसको मैंने स्क्रॉल कर दिया। ये समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हें एक फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, है ना, वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा पीछे लाने की कोशिश करता हूँ, हाँ, लिटिल बिट फॉरवर्ड, हाँ। तो F इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, ठीक है।
यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या इंटर एटॉमिक फोर्स है उसमें इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है। तो यहाँ पर अगर तुम टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होगा? डी यू अपॉन डी आर के बराबर होगा। तो इसमें डी यू अपॉन डी आर क्या है? पॉजिटिव है, तो फोर्स निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो दिस इज मोर देन 90 डिग्री, मतलब डी यू अपॉन डी आर क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, तो फोर्स पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव। ठीक है, फोर्स पॉजिटिव, तो दिस पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, फोर्स पॉजिटिव, डी यू अपॉन डी आर नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा ना। पॉजिटिव फोर्स का मतलब रिपल्शन। और यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डी यू अपॉन डी आर क्या हो जाएगा? जीरो। डी यू अपॉन डी आर कितना हो गया? जीरो। तो यहां पर फोर्स जीरो। तो बेसिकली जो बॉन्ड बनते हैं, किसी भी तरह के बॉन्ड बनते हैं, उसमें नेट फोर्स जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। क्योंकि कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में नेट फोर्स कितना होता है? जीरो।